ओके शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द मोशन. ओके, इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस करा था व्हाट इज मोशन. टू अंडरस्टैंड द मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द पोजीशन. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड? पोजीशन. तो पोजीशन में क्या था? तो पोजीशन आपको पता है, मैंने आपको ऐसा समझाया था, पोजीशन इज रिलेटिव वर्ड. कैसा वर्ड है? रिलेटिव. डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो. मतलब इफ यू वांट टू डिफाइन द पोजीशन तो यू नीड अ पोजीशन. आपको एक अनदर पोजीशन चाहिए. हमने थोड़े बहुत एग्जांपल भी डिस्कस करे थे. सपोज मान लो मेरी पोजीशन डिफाइन करनी है तो मुझे किसी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बतानी हो कि भाई इस वॉल से इतने मीटर के डिस्टेंस पे है. समझ में आएगी नहीं? इस सिटी में है, ये स्कूल में है, ये एरिया में. कहीं ना कहीं मुझे कोई रेफरेंस चाहिए. क्या चाहिए? रेफरेंस. तो दैट इज वाई हम ऐसा कहते थे पोजीशन इज अ रिलेटिव वर्ड. अगर वो टाइम के साथ चेंज हो, इफ इट इज चेंजिंग विद द टाइम, अगर वो टाइम के साथ चेंजेस हो तो हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है. किस में है? मोशन. तो मोशन को हम डिफाइन कुछ इस तरीके से कर रहे थे. मोशन को हम डिफाइन कैसे कर रहे थे कि अगर टाइम के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर किसी की पोजीशन चेंज हो रही है. क्या चेंज हो रही है? पोजीशन. तो वो बॉडी किस में ऐसा कह सकते हैं? मोशन. ओके, और वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे. किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, सपोज मान लो आपके रिस्पेक्ट में अभी मैं मोशन में नहीं, लेकिन अगर कोई आउटसाइड अर्थ जाके अगर हम सबको ऑब्जर्व करे तो हम सब किस में है? मोशन. तो डिपेंड करता है ऑलवेज ऑब्जर्वर पे कोई बॉडी मोशन में है या नहीं है. ओके, सो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट एंड इट इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर. ऑन द ऑब्जर्वर. इफ यू विल चेंज द ऑब्जर्वर मे बी जो मोशन है वो चेंज हो जाए. किसी के लिए रेस्ट में हो गए तो किसी के लिए किस में हो गए? मोशन. समझ में आया इतना? चलो, तो हमने क्या क्या सीखा? मोशन. मोशन समझने के लिए क्या सीखना पड़ता है? पोजीशन. पोजीशन कैसा वर्ड है? रिलेटिव. अगर वो टाइम के साथ चेंज होता है तो बॉडी किस में है? मोशन. डिपेंड ऑलवेज किसके ऊपर करता है? ऑब्जर्व. अब ये चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या करा? इन फिजिक्स हमने पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक सिस्टम ले ली. उस सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेजियन सिस्टम. क्या कहते हैं? कार्टेजियन सिस्टम. या फिर हम उसे कहेंगे रेफरेंस फ्रेम. क्या कहेंगे? रेफरेंस फ्रेम. तो अगर मान लो मैं कहूं यहां पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट की पोजीशन मुझे डिफाइन करनी है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? आप कहोगे सर इस वाली लाइन से इतने सेंटीमीटर पे, इस वाली लाइन से इतने सेंटीमीटर. ये डिसाइड करने के लिए हमने क्या करा? एक इस तरीके से हमने कार्टेजियन सिस्टम बना दी. क्या बना दी? कार्टेजियन सिस्टम. इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, और यहाँ पे कौन होती है? जेड एक्स. अब इसके आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? कोऑर्डिनेट. ये कोऑर्डिनेट आप तब, सपोज मान लो आपने लिखा 2,3. क्या लिखा? 2,3. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मींस अगर इस पॉइंट का नाम ए है, क्या है? ए. अगर मैं कहूं कि ए पॉइंट कहां पे है, उसकी पोजीशन मुझे शो ऑफ करो, तो आप क्या कहोगे कि सर ए पॉइंट 2,3 पे है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपका मतलब है अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में ले, मतलब मैंने अभी यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करा है, आप अगर अपनी बुक पे भी ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें भी उसके जो पोजीशन आएगी वो क्या आएगी? 2,3. उसका मतलब है एक्स एक्सिस में कहां पे? 2 पे, और वाई एक्सिस पे कहां पे? 3 पे. नहीं समझे? तो जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सब अगर पोजीशन ड्रॉ करे तो सबके लिए कैसी पोजीशन आएगी? सेम. ये सेम करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, उसको हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम. जब भी जरूरत होगी तब हम बनाएंगे. अगर मैं कहूं कि जैसे मैंने कहा था पोजीशन इज अ रिलेटिव वर्ड, तो किसी ना किसी रिस्पेक्ट में हम पोजीशन लिखते हैं. अरे हाँ है ना? अगर मैं कहूं ए, हमने किसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन लिखी है? 2,3. ओरिजिन के रिस्पेक्ट में. किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन. अगर ये 0,0 यहां पे है तो ये भाई साहब कौन है? 2,3. अगर ये 1,1 होता तो इसका पोजीशन क्या हो जाती? चेंज. नहीं समझे? इसके लिए हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम मोशन 2D सीखेंगे. क्या सीखेंगे? मोशन 2D. अभी के लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, इफ यू रियली वांट टू डिफाइन द मोशन यू हैव टू डिफाइन द पोजीशन फर्स्ट. क्या डिफाइन करना पड़ेगा? पोजीशन. If position is going to be changed with respect to time, then body is in the motion. Body is in the motion. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. ये सबसे मेन पॉइंट आपको याद होना चाहिए. बॉडी ऑलवेज किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जर्वर. मतलब बॉडी मोशन में है, नहीं है, रेस्ट पे, कोई भी सिचुएशन है, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है अगर ऑब्जर्वर चेंज हो. कौन चेंज हो? ऑब्जर्वर. आगे बढ़े. हमने ऐसा सीखा अगर बॉडी मोशन में आई तो वहां पे दो क्वांटिटीज को हमें स्टडी करना होता है, एक डिस्प्लेसमेंट और एक डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पोजीशंस पे डिपेंड होता है. किस पे डिपेंड होता है? पोजीशन. इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल पोजीशन को मैंने एक्स आई कहा था, फाइनल पोजीशन को मैंने एक्स एफ कहा. जब हम 2D में आएंगे ना तब हम आर से रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे. किससे? आर. अभी 1D में है तो एक ही एक्सिस पे जाना है तो हम सिर्फ एक्स या तो वाई, मतलब अभी मैंने एक्स में लिखा है तो एक्स आई यानी इनिशियल पोजीशन इन एक्स, एंड ये क्या हो गई? फाइनल पोजीशन इन एक्स.
तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द चेंज इन पोजीशन. व्हाट इज इट? चेंज इन पोजीशन. उसको पाथ के साथ कोई लेना देना नहीं है. कौन से रास्ते पे आपने मूव करा उसके साथ कोई लेना देना नहीं. जस्ट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट. उसके सिवा एक और भी मैंने डिफाइन करा था, छोटी सी एक बात डिफाइन करी थी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए एक और डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. सपोज मान लो ओ से कोई बॉडी ने यहाँ पे ए तक मूव करा, ए से कहां तक मूव करा? बी. तो रास्ता ये था, वे ये था. बोल हाँ या ना? बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हो तो आप कौन से रास्ते से गए, ऐसे ऐसे करके गए, उसके साथ कोई लेना देना नहीं. जस्ट यू नीड टू नो इज दैट इनिशियल पोजीशन ओ थी, फाइनल पोजीशन बी है, उन दोनों को अटैच कर दो, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम. और हाँ है ना? तो ये क्या हो गया आपके लिए? डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद हम सीखे थे डिस्टेंस और पाथ लेंथ. डिस्टेंस और पाथ लेंथ. पाथ लेंथ तो खुद नाम में ही आपको एक्सप्लेन करती है. द लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज द पाथ लेंथ. तो जिस रास्ते पे आप चले उस रास्ते को मेजर कर लो, दैट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस. नहीं समझे? तो बस इतना सीखना था. तो यहाँ पे पाथ लेंथ कितनी थी आपके पास? 3 + 4 तो कितनी हो गई? 7. और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट जो था वो कितना था? 5. अगर इसको मैं टाइम के साथ, फिर मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल उसके डिस्कस करे होंगे, वो सब आपको याद ही है, तो अभी उसके लिए डिस्कस नहीं करते. डायरेक्शंस आपको बोली थी कि इतनी डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए. टोटल हमारे पास 10 डायरेक्शंस आती है. कितनी आती है? 10. अभी आपको कितनी दिख रही है यहाँ पे? 8. और 2 होती है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड. टोटल हम 10 डायरेक्शंस को स्टडी करते हैं. अरे हाँ या ना? इसमें आपको पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये क्या है? नॉर्थ और साउथ. ये सब आपके लिए कब काम किए? जब अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है तब. अगर अपवर्ड डाउनवर्ड है तो आपको रियल में जाना पड़ेगा. समझ में आया कि नहीं? रियलिटी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था, आपको आई रियली होप कि याद होगा. थोड़े बहुत उसके लिए एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे थे. उसके बाद हम आगे बढ़े तो क्या आया? ओके, टाइम को अटैच करा. किसको अटैच करा? टाइम को अटैच करा. तो हमारे पास 2 क्वांटिटीज थी अभी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर हम टाइम को अटैच कर दे तो 2 क्वांटिटी बनेगी, एक स्पीड बनेगी और एक क्या बनेगी? वेलोसिटी. अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते तो क्या होगा? वेलोसिटी. डिस्टेंस बाय टाइम लिखते तो क्या होगा? स्पीड. ये आप 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके थे, तो इसमें बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत थी नहीं. लेकिन फिर भी मैं कॉमन फॉर्मूला ही लिखता हूं. यहां पे मैंने लिखा था v = d/t. अगर d डिस्प्लेसमेंट है तो ये भाई साहब कौन है? वेलोसिटी. अगर d डिस्टेंस है तो ये भाई साहब कौन है? स्पीड. इतना आपको पता होना चाहिए. यूनिट क्या होगा उसका? मीटर पर सेकंड. नॉर्मली हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं, बाकी अगर रियल लाइफ को एग्जांपल होगा तो किलोमीटर पर आवर, ऐसे डिफरेंट यूनिट्स आपके पास आएंगे. बट ऐसा यूनिट अगर मैं कहूँ तो ऐसा यूनिट कौन होगा आपके पास? मीटर पर सेकंड. उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए बस मैंने आपको अच्छा एक एवरेज वाला कंसेप्ट समझाने के लिए ये चीज बताई होगी. अरे हाँ है ना? कि सपोज मान लो आप कार लेके निकले, वडोदरा तक गए, टोटल डिस्टेंस कितना था? 200 किलोमीटर. और टोटल टाइम कितना लगाया आपने? 4 आवर. तो आपकी जो स्पीड आई वो कितनी आई? 200/4 यानी कितनी आई? 50 किलोमीटर पर आवर. तो इसका मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आप स्टीयरिंग पे बैठे, अपने सीट बेल्ट लगाई और डायरेक्टली आपकी स्पीड कितनी हो गई? 50. कंटिन्यूअसली 50 से चले? नहीं. कभी क्या होगा? 50 से ज्यादा, कभी क्या होगा? 50 से कम. तो जब आप पूरा एक साथ पूरा डिस्टेंस और पूरा टाइम जब आप एक साथ देखते हो तो आपको एक ओवरव्यू मिलता है. क्या मिलता है? ओवर. एंड दिस ओवरव्यू इज नोन एज द एवरेज. क्या कहते हैं उसे? एवरेज. नहीं समझे? सपोज मान लो आपकी एग्जाम के मार्क्स वाला एग्जांपल मैंने दिया होगा आपको. ओके, सपोज मान लो आपने 300 मार्क्स की एग्जाम दी है और 300 में से कभी आपके 200 आए, कभी आपके 210 आए, कभी आपके 180 आए, कभी आपके 250 आए. तो इसकी कुछ एवरेज बनेगी. हाँ या ना? मान लो मैं अगर कहूँ कि आपके एवरेज मार्क्स है 220. कितने हैं? 220. तो क्या इसका मतलब है हर एग्जाम में आप एग्जैक्ट 220 स्कोर करा? नहीं. समटाइम्स यू स्कोर्ड मोर देन 220, समटाइम्स यू स्कोर्ड लेस देन 220. अरे हाँ या ना? तो यही होती है एवरेज. एवरेज के बारे में कितना बताया था मुझे याद नहीं है. अच्छा, उसके सिवा मैंने एक चीज और भी बताई थी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैसे कैसे होते हैं. याद है? ये सब याद है आपको? डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे हो सकता है? 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है. डिस्टेंस कैन बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. डिस्प्लेसमेंट कैन बी मोर देन डिस्टेंस. फॉल्स. डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता नहीं. ज्यादा से ज्यादा वो दोनों कैसे हो सकते हैं? सेम. बट कभी उससे ज्यादा हो सकता नहीं. उसके हिसाब से अगर आपको रेशियो पूछे तो रेशियो आपको पता होना चाहिए. ओके, चलो इतने तक पढ़े थे. आज हमें मतलब एवरेज के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करना है, तो ध्यान से देखना अच्छे से. अगर मैं कहूं सपोज मान लो यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है.
सपोज मान लो इस पॉइंट से वो मूव करना शुरू कर रहे हैं, ए से लेके कहां तक, बी तक, इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शन मोशन। कैसे है? यूनिडायरेक्शन। मतलब वी कैन सी हियर दैट बॉडी और ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन। ओके, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही नहीं। अगर चेंज नहीं हो रही तो यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शन जब भी हम स्टडी करते हैं तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे होते हैं? सेम। स्पीड और वेलोसिटी कैसे होते हैं? सेम। आपको पता है ना, ये सब लास्ट लेक्चर में करा था ना डिस्कस इसका। तो अभी हम ऐसे ही केसेस को देखेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, स्पीड बोले वेलोसिटी बोले सब कुछ हमारे लिए कैसा होगा? सेम। अभी हम जिसके ऊपर फोकस करने वाले वो है कंसेप्ट है एवरेज। कौन है? एवरेज। जब एवरेज के ऊपर फोकस करते हैं तो ध्यान से देखना कौन कौन से केसेस पे हमें डिस्कस करना चाहिए। तो एवरेज दो चीज से क्वेश्चंस बनते हैं, दो कंसेप्ट हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करने होते हैं। कैसे? जब भी आप एवरेज के बारे में सोचो तब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एवरेज को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो ऐसे हम एंगुलर ब्रैकेट को यूज करते हैं। बोल हाँ या ना? तो अगर ये v है, v के बाहर में ऐसे एंगुलर ब्रैकेट रख दूं, कभी भी ये साइन को रखूं तो उसका मतलब है एवरेज। अगर आगे जाके एक्सेलरेशन आएगा उसको मैं ऐसे कर दूं तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। क्या हो गया? एवरेज एक्सेलरेशन। किसी भी चीज के ऊपर इस साइन को यूज करूं तो क्या हो गया हमारे लिए? एवरेज। तो ये हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो उसका फॉर्मूला होता है, द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी रियली हैव टू रिमेंबर, वो कौन? एवरेज v इक्वल्स टू, तो वो है टोटल डिस्टेंस। बोलते हो एक बार, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस, या तो डिस्प्लेसमेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय होता है टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल टाइम। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है एवरेज v का। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बस इतना ही करना है और कुछ होता नहीं। बट द थिंग इज दैट कि हर बार हमें टोटल डिस्टेंस और टाइम देंगे नहीं। हर बार जब क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन इन दोनों में से कोई एक सेगमेंट में बनेगा। फर्स्ट सेगमेंट हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले उसको हम कहते हैं डिस्टेंस डिवीजन। क्या कहते हैं? डिस्टेंस डिवीजन। तो दो केस में यहाँ पे पढ़ाता हूं, मतलब दो केस हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट केस दैट इज नोन एज द डिस्टेंस डिवीजन। व्हाट इज इट? डिस्टेंस डिवीजन। दूसरा केस होगा उसको हम कहेंगे टाइम डिवीजन। क्या कहेंगे? टाइम डिवीजन। तो दोनों पे फर्क क्या होता है, मतलब दोनों में सीखना क्या है हमें अल्टीमेटली, वो एक सीख लेते हैं पहले। टाइम डिवीजन क्या होता है और डिस्टेंस डिवीजन क्या होता है। सपोज मान लो आप घर से गाड़ी लेके निकले, ओके, सपोज मान लो बाइक, कार, जो भी आपको इमेजिन करनी हो, आप घर से लेके निकले। आपने ऐसा डिसाइड करा कि मैं गाड़ी ऐसे चलाऊंगा, बाइक ऐसे चलाऊंगा कि हर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैं स्पीड चेंज करूंगा। कितने डिस्टेंस पे? 5। आपने डिसाइड करा फर्स्ट 5 किलोमीटर में, सपोज मान लो ऐसे आपने गाड़ी चलाई, फर्स्ट 5 किलोमीटर में आपने स्पीड रखी 10, दूसरे 5 किलोमीटर में आपने स्पीड रखी 20, तीसरे में रखी आपने 30। तो यू आर चेंजिंग योर स्पीड, यस और नो? बट आप चेंज करने के लिए पैरामीटर आपने क्या यूज करा? डिस्टेंस। हर कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आपने अपनी स्पीड को क्या करा? चेंज। नहीं समझे? हर 5 किलोमीटर में आप अपनी स्पीड चेंज कर रहे हो, और है ना? तो यू आर चेंजिंग योर स्पीड। ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब कुछ स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ वो केस बन रहा है डिस्टेंस डिवीजन का। किसका बन रहा है? डिस्टेंस। मान लो आपका फ्रेंड है, वो निकला घर से और उसने डिसाइड करा नहीं मैं ऐसे नहीं चेंज, मेरा फिक्स है, हर 10 मिनट के लिए मैं गाड़ी एक ही स्पीड से चलाऊंगा। हर 10, पहली 10 मिनट के लिए मैंने स्पीड रखी 20, बाद की 10 मिनट के लिए मैंने स्पीड रखी 30, बाद की 10 मिनट के लिए मैंने रखी 40। चाहे बीच में कुछ भी आए, ऑब्जेक्ट आए नहीं आए, डजंट मैटर। तो यहाँ पे जो आप स्पीड चेंज कर रहे हो वो आप कैसे चेंज कर रहे हो? टाइम के हिसाब। तो उसको कहते हैं टाइम डिवीजन। क्या कहते हैं? टाइम डिवीजन। अगर मैं इसको ये नंबर के सिवा में अच्छे से इस तरीके से क्वेश्चन बनाऊं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बने। सपोज मान लो यहां से आपने शुरू करी मोशन, और हाँ या ना? चलो यस और नो? सपोज यहां से शुरू करी, फर्स्ट d1 डिस्टेंस तक आपने स्पीड मेंटेन करी v1। कितनी मेंटेन करी? v1। फिर d2 डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस लिया आपने, कितना डिस्टेंस हुआ? d2। उसमें आपने स्पीड मेंटेन करी v2। फिर आपने d3 के लिए मेंटेन करी v3। ऐसे। तो इसको कहते हैं डिस्टेंस डिवीजन। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। यू कैन सी हियर द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स स्पीड बट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। हर अलग अलग डिस्टेंसेस पे उसकी स्पीड कैसी है? अलग अलग। बाद में मैं पूछूंगा, दोनों केस के लिए पूछूंगा कि डिस्टेंस डिवीजन को हम डिस्टेंस डिवीजन क्यों कहते हैं, टाइम डिवीजन में क्या होता है। जैसे ही पूछो आपको पता होना चाहिए। टाइम डिवीजन में क्या होगा? सोच तो यहाँ पे भी स्पीड तो चेंज होने वाली है, मतलब हर पोर्शन की स्पीड कैसी होगी? अलग। मान लो v1 है, v2 है, v3 है, v4 है, अरे हाँ है ना? लेकिन यहाँ पे क्या लिखा होगा? d1 d2 नहीं, क्या लिखा होगा? टाइम। कोई पर्टिकुलर t1 टाइम के लिए स्पीड कितनी मेंटेन करी? v1। फिर t2 टाइम के लिए कितनी मेंटेन करी? v2। इस तरीके से हम चेंज कर रहे हैं, अरे हाँ है ना?
तो ये दोनों केस के लिए हम एवरेज के मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले दोनों केस समझ में आ गए। अगर केस समझ में आ गए, बहुत सिंपल केस है, कुछ है नहीं। एवरेज का आपके पास पहला जो फॉर्मूला आया था, जो हमने कॉमन फॉर्मूला इससे पहले वाली स्लाइड में जो लिखा था, वो क्या था? एवरेज v इक्वल्स टू हम क्या कहते थे? टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो मतलब यहाँ पे टोटल डिवाइडेड बाय टोटल था। अरे हाँ है ना? अभी हम डिस्टेंस सोच लेते हैं। क्या सोच लेते हैं? डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो अगर मुझे यहां पे इसका फॉर्मूला बनाना हो एवरेज v का, तो एवरेज v इक्वल्स टू मुझे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस। आप क्वेश्चन में देखो, हर क्वेश्चन में आपको कुछ क्वांटिटीज दी होगी और कुछ क्वांटिटीज आपको पूछी होगी। अरे हाँ है ना? तो यहाँ पे मुझे कौन कौन सी चीजें दी है? मुझे दो चीज यहाँ पे दिख रही है। कौन कौन सी? एक डिस्टेंस दिख रहा है और एक वेलोसिटी दिख रही है, यानी स्पीड दिख रही है। अरे हाँ है ना? क्या नहीं दिख रहा है? हमारे फॉर्मूला में दोनों चीज आती है, डिस्टेंस भी आता है और टाइम। पहले डिस्टेंस को सॉर्ट आउट करते हैं। तो डिस्टेंस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? टोटल डिस्टेंस कितना है? d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस अप टू जहां तक जाना। और हाँ या ना? डिवाइडेड बाय मुझे लिखना क्या था एक्चुअली? क्या लिखना था? क्या लिखना था? बट है नहीं है। जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो आपको लिखनी थी लेकिन है नहीं, यू हैव टू एलिमिनेट इट। आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट। तो यहां पे मुझे एक्चुअली ऐसा लिखना था, ध्यान से देखना, यहां पे मुझे लिखना था t1 प्लस t2 प्लस t3। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव टाइम। हमारे पास यहां पे टाइम है नहीं, वी हैव टू एलिमिनेट इट। और एलिमिनेशन जब भी करो, आगे जाके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको याद रखना है एलिमिनेशन जब भी करो, ऐसे एलिमिनेशन करना है कि जो क्वांटिटीज आपको दी है उस टर्म में आप कन्वर्ट हो जाओ। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखते हैं। अभी आपके पास फॉर्मूला नॉर्मली क्या हुआ करता था? v इक्वल्स टू क्या था? d बाई टी। अगर मैं इसमें से t को सब्जेक्ट बनाऊं तो t के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं? d बाई वी। क्या लिख सकता हूं? d बाई वी। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये इसकी जगह पे मुझे सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है। ध्यान से देखना अच्छे से, ओके? तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड हम चलाते हैं। तो एवरेज v इक्वल्स टू, पहले मुझे बता d को एलिमिनेट करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अरे हाँ है ना? तो मैं एज इट इज लिखूंगा, यहाँ पे क्या होगा? d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस अप टू डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे? टाइम। क्या है? टाइम हमारे पास था नहीं, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू एलिमिनेट इट। एंड एलिमिनेशन हम कैसे करेंगे? t की जगह पे क्या लिखने वाले हैं? d बाई वी। तो जो t1 पोर्शन है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? d1 बाई v1। t2 पोर्शन है, क्या लिख सकता हूं? d2 बाई v प्लस d3 बाई v3। दिस इज द फॉर्मूला। अरे हाँ है ना? देखो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, बट आपको ये सब फॉर्मूला से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमने क्यों ऐसा चेंज करा। देखो चेंज आप कहीं पे भी कोई भी मॉड्यूल या मटेरियल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से ये स्टेप करा, बट ऐसा क्यों करा? तो उसका रीजन क्या था? इन दिस केस आपके पास टाइम था नहीं। अगर टाइम नहीं था तो आपको क्या करना पड़ा? टाइम को एलिमिनेट। तो आपने एलिमिनेट करा इस तरीके से। नहीं समझे? इन द सेम वे अगर मैं यहां पे सोचूं, मतलब इस वाले केस को अगर देखूं, तो यहां पे देख ध्यान से, एवरेज v इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यानी d1 प्लस d2 प्लस d3 अप टू प्लस डिवाइडेड बाय क्या आएगा? t1 प्लस t2 प्लस t3। अरे हाँ है ना? चलो अब मैं अगर आप में से किसी को भी पूछूं हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, आपको दोनों के आंसर पता होने चाहिए। हमें क्या करना, हमें क्या चाहिए? क्या? एवरेज v। एवरेज v के लिए दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। अरे हाँ है ना? But in this case, which is given in the question, what is given in the question? Time. And what is, क्या नहीं है हमारे पास? तो हम डिस्टेंस को रख के कुछ कर सकते हैं? नहीं। We have to eliminate them. अगर उसको एलिमिनेट करेंगे तो ऐसे टर्म में करना चाहिए जो टर्म हमारे पास है। तो हमारे पास क्या था? v इक्वल्स टू d बाई टी। इसमें से किसको सब्जेक्ट बना है? d। तो d की जगह पे क्या लिख सकते हैं? vt। तो यहां पे लिख दे तो क्या होगा? एवरेज v इक्वल्स टू d1 की जगह पे क्या आएगा? v1 t1। नहीं समझे? प्लस यहां पे क्या आएगा? v2 t2 प्लस अप टू डिवाइडेड बाय क्या होगा? t1 प्लस t। ये जब आपको हर क्वेश्चन हर फॉर्मूला में ये समझ में आने लगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, उसके बाद आपको कंसेप्ट के लिए कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। मेरे हिसाब से मोशन 1D एंड 2D जिस बंदे का कंप्लीट है उसको पूरे फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। कंप्लीट का मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप 100 MCQ सॉल्व करने बैठो और 100 आउट ऑफ 100 सॉल्व हो जाए तो कंप्लीट है, नहीं। आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे, आपको कैसे करना है वो समझ में आने लगे,
पूरा मोशन 1D में मैं गिन के सोचूं ना तो 10 कंसेप्ट हो गए, तो 10 कंसेप्ट को आप इतने एबल होने चाहिए यू कैन एक्सप्लेन टू एनीवन। ओके, आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सको, तो बस बात खत्म। क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी वो कभी ज्यादा हो जाएंगे, कभी कम सॉल्व हो गए, उसके साथ लेना देना नहीं, वो होता जाएगा। उसके लिए 2 साल है आपके पास, कंसेप्ट करने के लिए 2 साल नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 साल है, आप करते रहोगे होता जाए। बट कंसेप्ट चैप्टर खत्म होने के बाद एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप किसी को एक्सप्लेन ना कर सको। अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो बिलीव मी आपका कंसेप्ट क्लियर है, अदरवाइज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं नहीं। समझ में आएगी नहीं? तो कभी भी आपको ट्राई करना हो तो बस आपको समझाना है, ये किसी भी खुद को समझा दो घर पे जाके कि भाई हमारे पास एवरेज के लिए कितने केस होते हैं, 2। एक कैसा केस होता है डिस्टेंस, उसमें एज पर डिस्टेंस वेलोसिटी इज गोइंग टू बी चेंज्ड, एज पर डिस्टेंस। टाइम डिवीजन है तो टाइम के हिसाब से वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनाना है। बोल दो चल, तो एवरेज वी फॉर डिस्टेंस डिवीजन, एवरेज वी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, d1 प्लस d2। 2 के लिए याद रखेंगे, 2 के लिए ही बोलेंगे, d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2। अगर मैं टाइम के लिए सोचूं, मतलब सॉरी टाइम डिवीजन के लिए सोचूं, तो एवरेज v इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, v1 t1 प्लस v2 t2 बाय t1 प्लस t2। इसके सबसे अच्छे केसेस होते हैं सिमिलर। क्या होते हैं, सिमिलर। मेन फॉर्मूला तो हमारा यहाँ पे हो गया। ओके, अगर आपको कल को ऐसा बोले कि भाई ये अलग अलग डिस्टेंसेस है, कैसे है अलग, अगर सेम डिस्टेंस पे स्पीड चेंज होती मतलब d1 भी d है और d2 भी d है, नहीं समझे? मान लो अभी मैं इसके लिए क्वेश्चन बनाऊं तो मैं ऐसा कहूंगा, फर्स्ट 5 किलोमीटर के लिए स्पीड थी 10 किलोमीटर बार, फिर 10 किलोमीटर के लिए स्पीड डिफरेंट थी। अरे हाँ है ना, तो डिस्टेंस कैसे है, अलग अलग। अगर मैं उसकी जगह पे कहूं कि सेम डिस्टेंसेस है, कैसे है सेम। अगर सेम होते तो हमारे लिए क्वेश्चन, मतलब तो फॉर्मूला कैसे होता। सपोज मान लो यहाँ पे मैं कहूं कि आपके पास दो ही ये d1 था और ये कौन है d2, यहाँ पे स्पीड कितनी है v1, यहाँ पे कितनी है v2। अगर कैसा ऐसा दिया कि भाई d1 इक्वल्स टू d2 है, क्या है d1 इक्वल्स टू d2, तो उसकी जगह पे मैं मान लेता हूं d कितना है d। अब मैं अगर एवरेज v का फॉर्मूला बनाऊं तो एवरेज v इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, d1 प्लस d2 बाय d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2। याद आ रहा है ऐसा? बस तो उसमें वैल्यू पुट कर दो। चलो d1 प्लस d2 तो क्या होगा, d प्लस d। पहली बार है इसलिए सिंप्लीफाई कर रहे हो। ओके, बाकी आप ऑटोमेटिकली अभी फटाफट कर दोगे। d1 बाय v1 तो d1 कितना है d बाय कितना आएगा v1 प्लस d2 कितना है d बाय कितना आएगा v2। नहीं समझे? चलो d प्लस डी कितना हो जाएगा 2d। यहाँ पे लिखेंगे हम 2d, यहाँ पे कॉमन कौन निकलेगा d, क्या बचा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v। d एंड d क्या हो गए, कट। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा v1 v2, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो v1 v2 कहाँ पे जाएंगे ऊपर। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आएगा एवरेज v इक्वल्स टू 2 तो पहले से था, और क्या आया v1 v2 डिवाइडेड बाय क्या होगा v1 प्लस v। तो एवरेज v का फॉर्मूला बना 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। नहीं समझे? अगर आपने इस सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छे से ध्यान दिया है तो 3 के लिए सिंप्लीफाई करते, लेकिन एक भी स्टेप लिखेंगे नहीं। चल ध्यान यहाँ पे, तो अगर 3 केस होते ऐसे तो d प्लस d कितना आता 3d। यहाँ पे d बाई v1 प्लस d बाई v2 प्लस d बाई v3, यहाँ से d कैसा निकलता कॉमन, d एंड d क्या हो जाते हैं कट, ऊपर कितना बचता 3। नहीं समझे? अब यहाँ पे सोच 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, जब तू एलसीएम लेगा तो कितना आएगा v1 v2 v3, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ऊपर क्या बचता वहां पे 3 v1 v2 v3। अब एलसीएम के लिए सोच, यहाँ पे क्या था v1, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता v2 v3, तो ऊपर यहाँ पे लिखा होता v2 v3, यहाँ पे कौन था v2, तो ऊपर क्या लिखना पड़ता v3 v1, और फिर कौन होता v3, तो क्या लिखना पड़ता v1 v2। अगर 3 केस होते तो 3 केस के लिए फॉर्मूला बनता 3 v1 v2 v3 बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। नहीं समझे? अगर 4 केस होते तो क्या होता 4 v1 v2 v3 v4 बाय। अब ध्यान से सुन, जब 2 केस थे तो पेयर कितने की बनी, एक एक की। एक को वैसे पेयर नहीं कहते लेकिन मैं कहता हूं, यहाँ पे देख, यहाँ पे कितने केस थे 3, तो पेयर कितने की बनी 2। यहाँ पे कितने केस है 4, पेयर कितने की बनेगी 3। फॉर्मूला क्या बनेगा v1 v2 v3 प्लस v2 v3 v1 सॉरी v4 प्लस v3 v4 v1 प्लस
V4 V1 V2, नहीं समझे? देखो ये सब अभी जो क्लास में चल रहा है, अगर वही चीज आपको घर पे याद आ रही है, आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर 5-10% आपको थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया तो आप वीडियोस देखो, अच्छे से फिर से उस चीज को समझो, रिकॉल करने की ट्राई करो। हर टॉपिक में आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा नहीं। कभी आपको लगेगा 110% समझ में आया, कभी लगेगा 90% है। तो जब भी ऐसा लगे 90-80% है, तब आपको बाकी के 20% एक दूसरे के डिस्कस करने के साथ, या तो वीडियोस देख के या तो टीचर्स को पूछ के, लेकिन उसे 100% तक पहुंचाना है। कभी मेजोरिटी टॉपिक में आपको ऐसा लगेगा ये तो मुझे पता है, बोल हाँ या ना, तो अभी आपको कितने भी केसेस दो तो आपको केसेस पता होने चाहिए। ये जो अभी अभी हमने जितने भी फॉर्मूला सीखे वो टाइम डिवीजन के, किसके है? यही चेक करना था मुझे ना, किसके है? डिस्टेंस डिवीजन। डिस्टेंस डिवीजन के इसलिए, और डिस्टेंस डिवीजन की डिस्टेंस मेजोरिटी आप इसको ही यूज करोगे, समझ में आएगी नहीं? ओके, लेकिन आपको इन जनरल फॉर्मूला भी याद होने चाहिए। बता दो इन जनरल फॉर्मूला क्या था दो केस के लिए? एवरेज v इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं? d1 प्लस d2 बाई d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2। अगर इस तरीके से, इस स्पीड से, ऐसे अगर आप एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हो तो बिलीव मी यू आर ऑन द राइट ट्रैक। समझ में आएगी नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइम डिवीजन के लिए देख लेते हैं। टाइम डिवीजन में अगर केस सेम होते हैं, टाइम डिवीजन में यहाँ पे मैं कहूँ ये t1 है और ये कौन है? t2। यहाँ पे स्पीड कितनी थी? v1। यहाँ पे कितनी थी? v2। और अगर आपको ऐसा बोला कि दोनों सेगमेंट का टाइम कैसे है? सेम, तो आपको जनरल फॉर्मूला पता है? एवरेज v इक्वल्स टू क्या आता था? v1 t1 प्लस v2 t2 बाय t1 प्लस t2। चलो इसमें सेम करो तो यहाँ पे कौन आएगा? t। यहाँ पे भी कौन आएगा? t। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? t। बचा क्या यहाँ पे? v1 प्लस v2 बाय t प्लस t, कितना होगा? 2t। t एंड t क्या हो जाएंगे? कैंसर। आंसर क्या आएगा? v1 प्लस v2 बाय 2। इसका मतलब ऐसा हो, अगर 3 केस होते, कितने केस होते हैं? 3, तो हमारा फॉर्मूला कैसा बनता है? एवरेज v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3। और अगर 4 केस होते तो क्या बनता? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बाय 4। नहीं समझे? तो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहता हूं, ये रियल में एवरेज है। क्या है? एवरेज। जैसे अगर 5 डिफरेंट स्पीड है सेम टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए? सेम, तो आपको सिर्फ क्या करना है? पांचों की एवरेज, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 बाय 5। नहीं समझे? जो डिफरेंट है वो है डिस्टेंस डिवीजन का। किसका है? डिस्टेंस है। देखो ये चैप्टर जब पढ़ते हैं ना तो स्टूडेंट्स को क्या होता है कि ये सब तो मुझे आता है, ये वो है, लेकिन अभी के लिए आता है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, दैट इज नॉट योर टारगेट। आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए साला 1 साल बाद भी मुझे कोई एवरेज ऐसा वर्ड बोले ना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेट, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए। अगर एवरेज है तो पहले आपको देखना है कौन सा केस है, कौन सा केस इज दैट, मतलब जो स्पीड है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है या डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहे हैं तो आपको डिस्टेंस का, अगर जनरल केस चाहिए तो जनरल केस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एवरेज v इक्वल्स टू d1 प्लस d2 बाई d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2। और अगर सपोर्ट टाइम का केस है तो फॉर्मूला याद आना चाहिए v1 t1 प्लस v2 t2 बाई t1 प्लस t2। और अगर उसके सिमिलर केस है तो सिमिलर में एटलीस्ट 2 के तो केस ऑलवेज याद होने चाहिए, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, और दूसरा है आपके पास v1 प्लस v2 बाई 2। नहीं समझे? ऐसा आपका रिवीजन होना चाहिए। अभी आपके पास कोई ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए, मतलब आपके पास एक एक दो चैप्टर है पेंडिंग में, तो बस न्यू चैप्टर शुरू हुआ है तो आपका ध्यान इतना होना चाहिए, एक चैप्टर के साथ साथ आप कंप्लीट करते जाओ। लास्ट वाला जो चैप्टर है उसमें आपको लग रहा है कि 10 टॉपिक में से मेरे 3 टॉपिक वीक है, 5 वीक है, अरे 10 आउट ऑफ 10 वीक है, तो उसको डेली के लिए टारगेट करते जाओ, डेली एक एक टॉपिक को सॉर्ट आउट करते जाओ। बोल हाँ या ना? चलो ठीक है, तो ये था हमारा केस एवरेज का। किसका था? एवरेज। राइट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंस्टेंटेनियस। क्या समझने जा रहे हैं हम? इंस्टेंटेनियस। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंस्टेंटेनियस के लिए थोड़ा बहुत क्या समझाया था, फिर भी आज समझ लेते हैं। सपोज मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से शुरू कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए एंड उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है बी, यहां तक जा रहा है। सपोज मान लो यहां पे डिस्टेंस है मीटर में लेते हैं इस बार 100 मीटर। कितना है? 100। और उसके लिए सपोज मान लो टाइम लगाया है 50 सेकेंड। कितना लगाया है? 50। अगर मैं कहूं एवरेज वी कितनी होगी, तो एवरेज वी का मेन फॉर्मूला क्या था इन दोनों केस से अबोव? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 100। टाइम कितना है? 50। आंसर कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। क्या इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कंटिन्यूअसली जो व्हीकल है वो एग्जैक्ट एक ही स्पीड से चला है 2 मीटर पर सेकेंड? नहीं, कभी 2 से ज्यादा, कभी 2 से कम। तो सपोज मान लो अगर मैं कहूं ए से लेके बी तक में बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट की बात करूं,
मुझे सिर्फ उस स्पीड के लिए, उस पॉइंट के लिए स्पीड चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट के लिए, उस पॉइंट के आगे भी कुछ नहीं, उस पॉइंट के पीछे भी कुछ। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो 2 मीटर पर सेकंड ही आएगा? हो सकता है 2 से कैसी आए, ज्यादा, बहुत ज्यादा भी आ सकती है, बहुत कम भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना? तो उस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी इंस्टेंटेनियस यानी द स्पीड एट पर्टिकुलर पॉइंट, एट पर्टिकुलर पॉइंट। अब उस चीज को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो ध्यान से देखना। सपोज मान लो अगर मैं लास्ट वाले एग्जांपल की बात करूं, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मैं टाइम कितना दिया था मैंने? 50 सेकंड। तो यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट था, सपोज वहां पे एवरेज आई थी 2 मीटर पर सेकंड, कितनी आई थी? अभी यहां पे मान लेते हैं इस 50 में, चलो फॉर एग्जांपल अभी मैं ले लेता हूं, सपोज मान लो कि यहां पे है 1000 मीटर, कितना है? 1000 में बता एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज भी इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 50, क्या आएगा आंसर? 20। तो 20 मीटर पर सेकंड है, कितनी है? 20। समझाने के लिए सिर्फ थोड़े डिजिट्स को बढ़ा दी है, ध्यान से देखना अच्छे से। अब मैं अगर ऐसा कहूं, यहां पे कितना कितना टाइम इंटरवल कितना मिला बॉडी को? 50 सेकंड। 50 सेकंड में उसने बहुत बार अपनी स्पीड चेंज करी होगी, हाँ या ना? उसकी जगह पे मान लो मेरा टारगेट है ये वाले पॉइंट पे स्पीड फाइंड आउट करनी है, हाँ या ना? तो मैंने क्या करा? एवरेज स्पीड ही ली, थोड़ा यहां पे और थोड़ा यहां पे, और दोनों के बीच में मैंने टाइम दे दिया है, सपोज मान लो 8 सेकंड। कितना दिया है? 8। अब मुझे सिर्फ इतना बता, जो भी ऑब्जेक्ट यहां पे मूव कर रहा है उसको 50 सेकंड में ज्यादा चांसेस मिले होंगे अपनी स्पीड चेंज करने के, या 8 सेकंड में? 50 सेकंड का टाइम इंटरवल कैसा था? ज्यादा, बड़ा था, एंड दैट इज वाई उसके पास बहुत सारा टाइम था, वो उसने बहुत बार अपनी स्पीड चेंज करी होगी, और हाँ या ना? दैट इज पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं है बहुत बार करी हो, और हाँ या ना? तो मैं आपको ऐसा कहता हूं कि एज पर द पॉसिबिलिटी आप जो अज्यूम कर सकते हो उस हिसाब से सोचो। 50 में ज्यादा बार चेंज करी होगी, 8 में ज्यादा बार? 50 में ज्यादा। तो अब मैंने क्या करा पता है? 8 सेकंड के लिए उसकी एवरेज फाइंड करी, अरे हाँ या ना? तो मुझे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, उस पॉइंट को नाम कह देते ए। क्या कह देते हैं? ए। यहां से लेके यहां की एवरेज कितनी आई थी? 20। जब मैंने यहां से यहां की एवरेज ली तो सपोज मान लो आंसर मिला 15। कितना मिला? 15। 15, ओके। मैं 15 के लिए कुछ यहाँ पे सेट कर सकता था नंबर, उसके बाद आप फाइंड करो। मुझे सिर्फ ये समझाना है कि आप इंस्टेंटेनियस में करते क्या हो, ओके। चलो ध्यान यहाँ पे पूछूंगा मैं इसके बाद इंस्टेंटेनियस। वैसे तो मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला ही लिखना है, लेकिन फॉर्मूला से अच्छा है आप समझोगे इंस्टेंटेनियस में एक्चुअली हम करते क्या। यहां से यहां तक टाइम इंटरवल कितना है? 50 में एवरेज स्पीड कितनी आई? 20। फिर जब यहां से यहां तक लिया तो कितना टाइम इंटरवल है? 8। एवरेज कितनी आई? तो आपको क्या लगता है ए पॉइंट की जो स्पीड होगी वो किसके नजदीक होगी? 15 से या 20 से? 15 से। अरे हाँ है ना, क्योंकि 15 पे आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। क्यों ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो? बिकॉज टाइम इंटरवल कितना है? 8। अगर मैं कहता सपोज मान लो यहां पे ये जो भाई साहब है उसको आप सोचो, ये 8 सेकंड की बात जो थी उसकी जगह पे मैं यहां से लेके यहां तक लेता हूं सिर्फ 1 सेकंड। कितनी लेता हूं? 1। और 1 सेकंड में मैंने एवरेज दी तो एवरेज आई 12 मीटर पर सेकंड। कितनी आई? 12। तो आपको क्या लगता है ए पॉइंट की जो स्पीड होगी क्या वो एग्जैक्ट 12 होगी, 12 होगी? नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं नहीं, बट हम कह सकते हैं 12 से नजदीक होगी। क्यों? बिकॉज 12 जो आई है वो एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है? नहीं आंसर दोगे तो पक्का नहीं समझ में आए। ए पॉइंट पे जो स्पीड होगी, अभी सपोज मान लो 12 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है, कौन है? 12 मीटर पर सेकंड, वो एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है? एवरेज। कितने टाइम की एवरेज है? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड की एवरेज है 12 और 8 सेकंड की एवरेज है 15। किसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो टाइम इंटरवल कैसा है? कम। यानी हमें ऐसा पता चल गया कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए, इंस्टेंटेनियस भी आने वाली है तो वन टाइप ऑफ एवरेज, बट उसके लिए हम टाइम इंटरवल कैसा करता जाएंगे? कम। फिर मैंने क्या करा है? 1 सेकंड के लिए था ना, 1 सेकंड की जगह पे मान लो कि मैंने ऐसा करा कि इस 1 सेकंड की जगह पे सपोज मैंने आपको टाइम इंटरवल दिया है, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, मैंने आपको यहां से लेके यहां तक का टाइम इंटरवल दिया 0.01 सेकंड। कितना दिया? 0.0। और उसकी एवरेज निकल के आई 10 मीटर पर सेकंड। कितनी आई? 10। पहले मुझे ये बता 10 मीटर पर सेकंड एवरेज है या इंस्टेंटेनियस? एवरेज। फॉर विच टाइम इंटरवल? 0.01 सेकंड। तो ये जो ए पॉइंट यहां पे हुआ करता था, उस ए पॉइंट के लिए 0.01 सेकंड के टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड कितनी आई? 10।
यानी हम ऐसा मान सकते हैं कि ए पॉइंट, पर्टिकुलर ए पॉइंट पे जो स्पीड आने वाली है द इंस्टेंटेनियस, वो किसके नजदीक होगी? 10। नहीं समझे? तो उसके लिए हमने क्या करा, टाइम इंटरवल को बहुत स्मॉल कर दिया। कितना कर दिया? 0.01। अब हमें क्वेश्चन ये है कि सर इंस्टेंटेनियस के लिए हम कितना छोटा टाइम इंटरवल करेंगे? चलो इस बार 0.01 कर दे। इस बार मैंने सोचा अब लेते हैं 0.0000000001 सेकंड। अरे हाँ है ना? और उसके लिए हमने फाइंड आउट करी तो आई 9.5 मीटर पर सेकंड। कितनी आई? 9 पॉइंट। वैसे इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा, अगर यहाँ पे 10 है तो ये होगी 9.9999 समथिंग। अरे हाँ है ना? बिकॉज टाइम इंटरवल हमने कितना कर दिया है? बहुत कम। अब आप सोचो, जो जहां से हमने शुरू करा था, स्टार्टिंग में टाइम इंटरवल कितना था? 50। 50 सेकंड में बॉडी बहुत बार अपनी स्पीड चेंज कर सकती थी, यस और नो? दैट इज वाई एवरेज अलग अलग आती थी। उसके बाद हमने 50 को 20, 20 को 10 और सेकंड कम करते गए। 1 सेकंड 0. यहां पे 0.01 सेकंड में कितनी बार स्पीड चेंज करने का चांस मिला होगा बॉडी को? बहुत कम। ना बोल सकते हैं नहीं, करा तो होगा लेकिन बहुत कम। उसकी जगह पे मैंने टाइम इंटरवल ये लिख दिया 0.00000001, तो उससे भी कम टाइम मिला होगा। अरे हाँ है ना? इतना कम टाइम मिला, इतना कम टाइम मिला कि हम ऐसा कह सकते हैं कि मान सकते हैं कि उसने अपनी स्पीड चेंज करी होगी, अपनी चेंज करी होगी। ऐसा मान सकते हो? कह सकते हैं नहीं, क्योंकि अब भी उसके पास थोड़ा बहुत तो टाइम इंटरवल है, वो चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब हमें एक चीज, अभी तक जितनी भी हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें करी, उस बहुत सारी बातों में आपको एटलीस्ट ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, कैसी स्पीड चाहिए? इंस्टेंट। तो फॉर द इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको टाइम इंटरवल बहुत कम करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? बहुत कम। अब ये बहुत कम जो चीज है ना, वो सबके लिए अलग अलग है। मान लो आप में से किसी स्टूडेंट ने लिया 0.0000000000000001। अरे हाँ है ना? दूसरा आया, उसने बोला नहीं सर इतना नहीं, इससे भी कम करते हैं। तो उसने लिया 0.000000000000000001। अरे हाँ है ना? तो आइडियली हम ऐसा कह ही नहीं सकते। कितने जीरो लगाने के बाद आप सोचो तो चलो ये परफेक्ट टाइम है, ऐसा तो कह ही नहीं सकते। हाँ, सबके बीच में कंपटीशन लगे। सपोज मान लो आप में से तो कोई पागल हो गया और उसने कहा सर इतना कम टाइम लेना है। उसने यहां से शुरू करा 0.000000000000 पूरे क्लास में इस तरीके से लिखते जाना है ब्रो, 0.000000000000 यहां तक आए। ऐसा 2-3 दिन लिखना है। कितने दिन? 2-3। जितने जीरो लिख सको। और उसके बाद लगाया 1। अरे हाँ है ना? उसने बोला इतने छोटे से टाइम में अगर हम एवरेज ले, क्या ले, तो जो बनेगी वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस। नहीं समझे? इतने कम टाइम इंटरवल के। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो कम टाइम इंटरवल है वो सबसे कम बनाने के लिए सबके लिए डेफिनेशन कैसी है? अलग अलग। कोई 2-3 दिन में मान जाएगा, कल को कोई आया सर 1 हफ्ते लिखना है, समझ आएगी? तो उसका तो उससे भी कम आया टाइम इंटरवल। तो जब ऐसे प्रॉब्लम आते हैं ना, तब फिजिक्स जाते हैं मैथ्स के पास। किसके पास? मैथ। आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, फिजिक्स इज अ किंग ऑफ साइंस एंड मैथ्स इज अ क्वीन। नहीं पता है आपको? अरे ये रियल, मैंने नहीं कहा, ये वर्षों से कहा है, मतलब है, प्रूवन है कैसे। तो जब भी हमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए, तब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथ्स के पास जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है ये बताओ पहले, नो डिस्कशन। प्रॉब्लम क्या है पहले ये बताओ। प्रॉब्लम ये है कि आपको टाइम इंटरवल जो है यहां से यहां तक, वो चाहिए स्मॉलेस्ट। कैसा चाहिए? स्मॉलेस्ट। इतना स्मॉल चाहिए, उससे स्मॉल कुछ हो सकता नहीं। इतना स्मॉल यानी कितना स्मॉल? एकदम जीरो जैसा। किसके जैसा? बट जीरो, जीरो से एकदम नजदीक बट जीरो। क्योंकि आप जब बोल रहे हो 0.0005 दिन तक और उसके बाद 1, यानी वो ऑलमोस्ट क्या है? बट जीरो। जीरो के जैसा ही है बट जीरो। ये वर्ड में इसलिए आपको बहुत बार, क्योंकि हम 2 साल में बहुत बार इस वर्ड को लाएंगे कि मैं अगर आपको कहूं कि मुझे एक नंबर चाहिए जो एग्जैक्टली 5 के जैसा है। किसके जैसा है? बट 5। बोल एक बार, एग्जैक्टली किसके जैसा है? 5। बट 5 से एकदम नजदीक है। मान लो एग्जैक्टली 5 के जैसा ही लग रहा है, जैसे कि 4.999999 3-4 दिन तक लिखो, लेकिन अभी भी 99 ही है, वो 5 नहीं। यानी आप कह सकते हो सर 5 के जैसा ही है लेकिन 5 नहीं है। ऐसी जब भी चीज हम चाहिए तो हमने क्या कहा, मैथ्स को बोला ऐसा कि भाई हमें है ना टाइम इंटरवल यहां पे जो होता है, जिसको हम टाइम इंटरवल को नॉर्मली हम कहते हैं डेल्टा टी। क्या कहते हैं? डेल्टा। ये डेल्टा टी हमें इतना छोटा चाहिए, इतना छोटा चाहिए, इतना छोटा चाहिए कि लगना चाहिए कि जीरो ही है। क्या है?
बट जीरो होना चाहिए, जीरो के एकदम जैसा, एकदम डुप्लीकेट, बट जीरो होना चाहिए नहीं। अरे हाँ या ना, ऐसा हमें लिखना है। तो मैथ्स ने हमें बोला कि जब भी आपके पास कोई भी टर्म आए जिसको आपको किसी के जैसा दिखाना है, बट वो है, अगर आपके पास कोई टर्म है जिसको आपको क्या दिखाना है, किसी के जैसा, बट एग्जैक्टली वो है नहीं, तो उसके लिए हम जैसे यूज करते हैं उसको हम कहते हैं लिमिट। क्या कहते हैं? लिमिट। क्या कहते हैं? लिमिट। अगर मैं कहूं कि ये कौन है भाई साहब, डेल्टा टी, तो हमें पूरा ऐसा बोलना था कि डेल्टा टी जो है वो किसके नजदीक है, किसके जैसा है, बोलो ना, किसके जैसा है, जीरो, बट जीरो नहीं। तो मैथ्स ऐसा कहता है इतनी ज्यादा जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब है डेल्टा टी जो है वो जीरो से एकदम नजदीक है, एकदम नजदीक, यानी मतलब उसके जितना नजदीक आप कभी लिख सकोगे नहीं। आप कहोगे 0.000 2-3 साल तक लिख लो और उसके बाद 1, अरे हाँ या ना, 2-3 साल तक लिख लो और उसके बाद इतना नजदीक है, लेकिन जीरो नहीं। नहीं समझे? अगर मैं यहां पे लिख दूं डेल्टा टी टेंड्स टू 5, डेल्टा टी टेंड्स टू 5, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डेल्टा टी जो है वो 5 है या नहीं है, लेकिन 5 के एकदम नजदीक है, उससे ज्यादा नजदीक 5 से कोई हो सकता, अरे हाँ या ना, लेकिन वो 5 नहीं। समझ आए? सपोज मान लो अगर मैं कहूं यहां पे, सपोज आपका नाम है ए, क्या नाम है ए, और मैं यहां पे लिख दूं बी, क्या लिख दूं, बी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब है लिमिट ए टेंड्स टू बी, इसका मतलब क्या है, ए जो है वो एग्जैक्टली किसके जैसा है, बी के एकदम नजदीक है, अरे हाँ या ना, लेकिन वो बी, समझे कि नहीं समझे? तो लिमिट इज अ वेरी पावरफुल टूल, हमें बहुत सारी चीजें लिखनी हो तो वो लिखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा पावरफुल मैथमेटिकल टूल हम ऐसा बोलते हैं ना। तो मैथ्स के हम बहुत सारे टूल्स को यूज करते हैं बहुत सारी चीजों को घटाने के लिए, कम करने के लिए। तो हमने यहाँ पे अभी अभी जो सीखा, अच्छा पहले मुझे बता, तो ये फॉर्मूला, ये भाई साहब क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, अरे हाँ या ना, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर नहीं समझाया तो मैं आपको बता दूं, डेल्टा एक्स इज नोन एज द चेंज इन पोजीशन। व्हाट इज दैट? चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, अरे हाँ या ना। इसमें टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होगा या ज्यादा होगा? अरे भाई साहब ये तो ज्यादा होगा ना, तभी जाके आप एवरेज फाइंड कर रहे हो। क्या फाइंड कर रहे हो? एवरेज। लेकिन अगर इस टाइम इंटरवल को मैं बहुत कम कर दूं, कैसा कर दूं? बहुत कम, तो वो चीज मुझे एवरेज वेलोसिटी देने की बजाय मुझे क्या देना शुरू करेगी? इंस्टेंटेनियस। तो फॉर इंस्टेंटेनियस व्हाट डू यू नीड टू चेंज? आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? टाइम इंटरवल जो बहुत ज्यादा है उसको आपको कैसा करना पड़ेगा? बहुत कम। इतना कम कि उससे कम आप कर सकते हैं नहीं, इतना कम यानी जीरो से एकदम नजदीक, बट जीरो, जीरो के जैसा बट जीरो, जीरो से एकदम क्लोज लेकिन जीरो होगा नहीं। अगर ऐसा कर दे तो ये एवरेज वेलोसिटी रहेगी नहीं, और वो क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिखते हैं वी, क्या लिखते हैं? वी। ये वी हम कब लिख सकते हैं? जब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी में, डेल्टा टी कैसा होना चाहिए? एग्जैक्टली लुक्स लाइक जीरो। तो मुझे यहां पे एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए कि एवरेज वी में से वी कब बनेगा? जब इस वाले फॉर्मूला में, बोलो बोलो तो क्या बने, कब बनेगा? जब इस वाले फॉर्मूला में डेल्टा टी जो है वो जीरो से एकदम नजदीक होगा तब। लेकिन इतना लिखने की हमें जरूरत है नहीं, उसकी जगह पे मैथ्स ने ऐसे सिखाया, ऐसा लिख दो, क्या लिख दो? लिमिट। लिमिट को हम LIM लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? LI। तो इसको बोलेंगे लिमिट, और किसके लिए लिमिट लगानी है? डेल्टा टी। उसको किसके नजदीक पहुंचाना है? जीरो। तो ये भाई साहब जो अभी तक एवरेज हुआ करते थे वो क्या हो गए? इंस्टेंटेनियस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इक्वल्स टू होता क्या है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। इसका मतलब आप क्या करोगे? तो इसका मतलब आपके माइंड में होना चाहिए, क्या मतलब करोगे इसका बताओ? ये लिखा है इसका मतलब है सर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में जो डेल्टा टी है वो कैसा है? जीरो से एकदम नजदीक, मतलब स्मॉलेस्ट है, जितना जितना हो सकता है तो उतना। अरे हाँ या ना? अगर ऐसा करे तो ये एवरेज ना रहते हुए क्या बन जाएगा? ये तो लिखने की बात हुई, लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसे होता नहीं। तो
तो हमने मैथ्स को फिर से पूछा भाई लिख तो ऐसे लिया लेकिन अब इसे सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत जीरो से एकदम नजदीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो उसने बोला इस टाइप के लिमिट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में। किसमें? डिफरेंशिएशन। सो दिस स्टेप इज गोइंग टू बी v इक्वल्स टू, इसको हम क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं चेंज। क्या कहते हैं? चेंज किसका है? x का। किसका है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जब आप स्मॉलेस्ट चेंजेस को नोट करना चाहते हो, जब स्मॉलेस्ट चेंज को देखना चाहते हो, तब हमें नीड होती है कैलकुलस की। किसकी? कैलकुलस। या तो आप स्मॉल चीज को, चेंजेस को देखना चाहोगे, या तो आप स्मॉल चीज को कलेक्ट करना, स्मॉल चेंजेस को कलेक्ट करना चाहोगे, या तो स्मॉल चेंजेस को देखना चाहो। तो यहां पे मुझे सबसे स्मॉलेस्ट चेंज को नोट डाउन करना। अरे हाँ है ना। एंड टू नोट डाउन दैट वी नीड टू यूज द डिफरेंशिएशन। क्या यूज करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो ये वाले भाई साहब जो थे, जो अभी तक ऐसी स्टोरी हमें बता रहे थे, वो बन जाएंगे dx बाय dt। क्या बन जाएंगे? dx बाय dt। और इसको हम कहते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ये कब बना? ये तब बना, मतलब ये अभी आपको ये समझ में आना चाहिए यहां पे क्या है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन, बट वो जो पोजीशन होगी वो कितने स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल के आप नोट कर रहे हो। अरे हाँ है ना। इतना स्मॉलेस्ट के जिसको आप इमेजिन भी कर सकते हैं नहीं। इतने स्मॉल टाइम इंटरवल में पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, वो अगर हमें कोई सिखाए तो वो है डिफरेंशिएशन। कौन है? डिफरेंशिएशन। तो अभी तक हमने सबसे पहले हमने सीखा था मोशन। मोशन के लिए, मोशन जैसे ही मोशन स्टार्ट हुए हमारे पास दो क्वांटिटी आई। कौन आई? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। उसको हमने टाइम के साथ अटैच करा तो कौन आया? वेलोसिटी एंड स्पीड। उसका ओवरव्यू हमने देखा तो कौन आया? एवरेज। एवरेज के केस में हमारे पास मेन फॉर्मूला था टोटल बाय टोटल, लेकिन उसको जब हमने डिवाइड करा तो कितने केस बने? दो। एक था डिस्टेंस डिवीजन और एक था टाइम डिवीजन। डिस्टेंस डिवीजन और टाइम डिवीजन के डायरेक्टली हमें जनरल फॉर्मूला याद होने चाहिए। एवरेज v इक्वल्स टू, अगर डिस्टेंस डिवीजन है तो एवरेज v इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं? d1 प्लस d2 बाय d1 बाय v1 प्लस d2 बाय v2। और अगर टाइम डिवीजन देखे तो क्या था फॉर्मूला? एवरेज v इक्वल्स टू v1 t1 प्लस v2 t2 बाय t1 प्लस t2। उसके बाद हम सीखे इंस्टेंटेनियस। क्या सीखे? इंस्टेंटेनियस एक्चुअली एवरेज ही है। क्या है? एवरेज। बट द टाइम इंटरवल विल बी वेरी 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 स्मॉल। एंड वो वेरी वेरी स्मॉल के लिए हमने जब लिखा तो अब हम टाइटल लगा सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। पढ़ लो तो इसे कैसे पढ़ते हैं बताओ? v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी वो जीरो होने वाला है बट हुआ नहीं। जीरो से एकदम नजदीक है बट जीरो नहीं। चलो तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू dx बाय dt। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फ्रॉम नाउ ऑन अगर हम सिर्फ वेलोसिटी बोले तो इट विल बी नोन एज द इंस्टेंटेनियस। हर बार इंस्टेंटेनियस बोलेंगे नहीं। अगर अब हम वेलोसिटी बोल रहे हैं तो उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस। अगर हम पर्टिकुलर एवरेज बोले तो ही क्या होगा? एवरेज। बाकी सब सेम। इसको एक और भी इस तरीके से भी कुछ लोग डिनोट करते हैं। अगर कभी देख लो तो एक्स के ऊपर एक डॉट लगाया होगा, एक बिंदी लगाई होगी जैसे आप लगाते हो, बरोबर? लगाते तो नहीं वैसे कोई, लेकिन एक्स के ऊपर, तो इसको कहते हैं द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। व्हाट इज इट? द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज नोन एज द पोजीशन। व्हाट इज इट? पोजीशन। तो पोजीशन को अगर हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें तो जो क्वांटिटी मिलेगी उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। विथ रिस्पेक्ट टू कौन है? टाइम। यहां पे अब हम जो समझने वाले उसको कहते हैं इक्वेशंस। क्या कहते हैं? इक्वेशन। तो ध्यान से देखना, इक्वेशन को समझना है बहुत अच्छे से। ओके चलो एकदम ध्यान से, क्योंकि अब हम डिफरेंशिएशन करने वाले। क्या करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जब करते हैं तब हम इक्वेशन, तो सबसे पहला इक्वेशन जो हम सीखेंगे उसको कहते हैं पोजीशन इक्वेशन। क्या कहते हैं? पोजीशन इक्वेशन। तो पोजीशन इक्वेशन क्या होता है? तो नॉर्मली उसको हम x से डिनोट करेंगे। किससे? x। ओके आपने देखा भी होगा कभी ना कभी। सपोज मान लो x इक्वल्स टू लिखा है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। अरे हाँ है ना, ऐसा लिखा है। तो इट्स कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ पोजीशन। क्या है? इक्वेशन ऑफ पोजीशन। नॉर्मली वो टाइम के टर्म में होता है। किसके टर्म में होता है? टाइम। हर बार वो ऐसा जरूरी नहीं, बट आपके केसेस में 99% केस में किसके टर्म में होगा? टाइम। हमने क्यों उसको नोट डाउन करा है? आपको हर इक्वेशन की कुंडली पता होनी चाहिए, यानी उस इक्वेशन में से आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो सब। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसा दिया है तो इस इक्वेशन से आप क्या फाइंड कर सकते हो पता है? पोजीशन इक्वेशन की कैपेबिलिटी क्या है?
पोजीशन इक्वेशन आपको क्या क्या चीज ऑफर कर सकता है? तो सबसे पहली चीज ऑफर कर, वो किसी भी टाइम की पोजीशन जान सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ पोजीशन इक्वेशन व्हाट कैन यू फाइंड आउट? आप क्या फाइंड कर सकते हो? किसी भी टाइम की पोजीशन, किसी भी टाइम की पोजीशन। अगर मैं आपको पूछूं बॉडी 0 सेकंड पे कहां पे थी, तो इसमें पुट करो 0, कहां पे थी? 5 पे। नहीं समझे? अगर मैं आपको पूछूं 1 सेकंड पे कहां पे थी, तो 1 - 2 + 5, 5 + 1 6 - 2 4। अरे हाँ या ना? नहीं समझे? तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, पोजीशन इक्वेशन जो होता है वो नॉर्मली x ऑफ t के फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में? x ऑफ t। जो आपको क्या क्या दे सकता है? तो पहला आपको दे सकता है एनी टाइम पोजीशन। क्या दे सकता है? एनी टाइम पोजीशन। एनी टाइम पोजीशन यानी पोजीशन एट टाइम t। क्या दे सकता है? पोजीशन एट टाइम t। नहीं समझे? चलो, सेकंड चीज आपको क्या ऑफर कर सकती है, कोई बताएगा मुझे? विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन आप क्या फाइंड कर सकते हो? इंस्टेंटेनियस। अच्छा, नहीं फाइंड कर सकते। इंस्टेंटेनियस के लिए वेलोसिटी इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? वेलोसिटी। हालांकि आप इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? नहीं। अरे हाँ है ना? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगी वेलोसिटी इक्वेशन। क्या मिलेगा? वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी इक्वेशन आपको क्या देगा? वेलोसिटी। नहीं समझे? लेकिन ये तो मतलब सेकंड, चलो आपने बताया। एक और चीज क्या फाइंड कर सकते हैं? वेलोसिटी या वेलोसिटी इक्वेशन क्या फाइंड कर सकते हैं? बताओ। वेलोसिटी इक्वेशन। क्या फाइंड कर सकते हो? वेलोसिटी इक्वेशन। एक और चीज है, क्या फाइंड कर सकते हो? बताओ। चलो, नहीं, वो तो फिर तो वो तो वेलोसिटी का हो गया ना। अभी ऐसा ही मैं आगे आगे की स्लाइड में क्या लिखने वाला? आगे की स्लाइड में क्या लिखूंगा? चलो यहां पे ही लिख देता हूं। आगे की स्लाइड की बजाय मैं दूसरा क्या इक्वेशन लिखने वाला हूं? वेलोसिटी इक्वेशन। अरे हाँ है ना? वेलोसिटी इक्वेशन। तो वो क्या क्या देगा? वेलोसिटी एट टाइम t, यानी किसी भी टाइम की वेलोसिटी दे सकता है। अरे हाँ है ना? फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अभी के लिए मुझे ये चाहिए, ये इसमें अभी एक और चीज मिल रही है। क्या मिल रहा है यहाँ पे? टाइम मिल रहा है। टाइम कैसे मिलेगा? टाइम तो है वो वहां पे। यहां से आप फाइंड कर सकते हो एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड कर सकते हो? एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी चाहिए होती है। आपको नहीं पता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा x बाय डेल्टा t। डेल्टा x का मतलब क्या होता है? इन फिजिक्स डेल्टा मतलब होता है चेंजेस। क्या होता है? बोल तो क्या होता है? और फिजिक्स में चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है? तो मैं कभी भी इन फ्यूचर आपको पूछूं व्हाट इज डेल्टा, तो आप कहोगे चेंजेस। एंड मैं कहूं व्हाट इज चेंज, तो आप कहोगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये है चेंज इन पोजीशन। क्या है? चेंज इन पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये है चेंज इन टाइम। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यानी कि अगर मैं आपको पूछूं कि आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो, तो आपको क्या वेलोसिटी चाहिए? नहीं, आपको 4 चीजें चाहिए। अरे हाँ है ना? कौन कौन सी 4 चीजें चाहिए? फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम, इनिशियल। अब मैं आपको अगर पूछूं कि भाई ये वाला जो कैसे है, ये अभी जो इक्वेशन लिखा है, रहा है ना, उसमें कहूं कि 2 सेकंड से 5 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। क्या पूछ रहा हूं मैं? बोलो तो क्वेश्चन क्या है? 2 सेकंड से 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी। अरे हाँ या ना? तो फाइनल टाइम कितना रखोगे आप? 5। इनिशियल टाइम कितना रखोगे? तो हो गया डिवाइड बाई 3। अरे हाँ या ना? ऊपर जो लिखना है वहां पे क्या वेलोसिटी लिखनी है? ना, आपको क्या लिखना है? पोजीशन। कौन कौन सी पोजीशन लिखोगे? 5 सेकंड की पोजीशन क्या होगी? तो तेवड़ गए भाई। 5 सेकंड की पोजीशन क्या होगी? x2 फाइनल पोजीशन। अरे हाँ या ना? और 2 सेकंड की पोजीशन क्या होगी? x1। नहीं समझे? तो वो कौन देगा आपको? वेलोसिटी इक्वेशन देगा। कौन देगा? पोजीशन। अरे हाँ या ना? तो आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन इक्वेशन आपको 3 चीजें ऑफर कर सकती है। द वन, पोजीशन किसी भी टाइम की जो यहां पे आपको नीडेड होगी। अरे हाँ या ना? फिर अगर आप उसे डिफरेंशिएट करो तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी इक्वेशन। और थर्ड आपको वो क्या दे सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो कभी भी अगर आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो और कल को मैंने आपको वेलोसिटी का इक्वेशन दे दिया, तो आप वेलोसिटी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो? नहीं, आंसर गलत ही आए। आपको उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको क्या लाना पड़ेगा? x। आपको हर फॉर्मूला की कैपेबिलिटी, हर इक्वेशन की कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। ये आपको कहां कहां पे हेल्प कर सकता है।
कल को अगर मैंने क्वेश्चन पूछा फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी यानी मुझे किसका इक्वेशन चाहिए, पोजीशन, किसका चाहिए, पोजीशन। अगर नहीं है तो वो फाइंड करो पहले, नहीं समझे? ओके, आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे यहां से डिस्कस करें।